हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक और पास्ट और यानी उसका चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन एंड आंसर्स। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है द बिगिनिंग ऑफ नेशनलिज्म। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स यानी एमसीक्यू। इसका पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट सेशन ऑफ द नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट बॉम्बे। कांग्रेस का पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था। The moderates demanded that the eligible age for civil service examinations should be 23. मॉडरेट लीडर्स जो कांग्रेस के थे उन्होंने पहली बार ये डिमांड की थी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो 23 होना चाहिए, क्योंकि इससे कम एज था पहले तो उसे वो लोग बढ़ाकर 23 करने को कह रहे थे। थर्ड क्वेश्चन है पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज प्लान्ड बाय कर्जन। तो वेस्ट बंगाल के पार्टीशन का प्लान बनाया था कर्जन ने। फोर्थ क्वेश्चन है द न्यूज़पेपर एसोसिएटेड विद रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन बंगाल वाज जुगंतर। तो बंगाल में जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए जो न्यूज़पेपर यूज किया जाता था वो था जुगंतर। सेकेंड क्वेश्चन choose which statement is right and which is wrong। इसका पहला स्टेटमेंट है उमेश चंद्र बैनर्जी was the first president of Congress। तो क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। उमेश चंद्र बैनर्जी कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे। मॉडरेट्स called the activities of the extremists 3-day तमाशा। ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मॉडरेट्स की एक्टिविटीज को एक्सट्रीमिस्ट जो है वो 3 days तमाशा बोलते थे। यहाँ उल्टा पूछा गया है कि एक्सट्रीमिस्ट की एक्टिविटीज को हम 3 days तमाशा कहते हैं, तो नहीं, मॉडरेट्स की एक्टिविटीज को 3-day तमाशा कहा जाता था। और ये क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपील करते थे अंग्रेजों के सामने, लेकिन अंग्रेज उनकी किसी भी डिमांड पर पूरा नहीं कर रही थी। इसको व्यंग करते हुए लोगों ने इसे 3-day तमाशा का नाम दे दिया था। थर्ड क्वेश्चन है इकोनॉमिक नेशनलिज्म वाज प्रपोज्ड बाय अरबिंदो घोष। ये भी रॉन्ग है। इकोनॉमिक नेशनलिज्म अरबिंदो घोष नहीं चला रहे थे। फोर्थ क्वेश्चन है खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी अटेम्प्टेड टू मर्डर किंग्सफोर्ड। ये राइट है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड का मर्डर करने की कोशिश की थी। नंबर 3 आंसर ब्रीफली in 30 to 40 words। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है What is meant by the age of Sabha Samitis? The period from 1857 to 1885 before the foundation of National Congress, यानी नेशनल कांग्रेस के बनने के पहले 1857 से लेकर 1885 तक का जो टाइम पीरियड था उसे हम सभा समितिज का टाइम पीरियड कहते हैं, द एज ऑफ सभा समितिज कहते हैं। इस टाइम में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे। ये ऑर्गेनाइजेशंस पर्टिकुलर ग्रुप बनाया करते थे अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। हालांकि ये ऑर्गेनाइजेशंस पर्टिकुलर ग्रुप्स अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए बनाए थे, लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले रोल किया था
इंडिया के अंदर नेशनलिज्म को फैलाने का रीजनल बेसिस पर। रीजनल बेसिस यानी कि अलग अलग रीजन में इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा नेशनलिज्म फैलाया जा रहा था। 3 का बी नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस 2 मेन डिफरेंसेस बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट्स। तो मॉडरेट यानी नरमपंथी और एक्सट्रीमिस्ट यानी गर्मपंथी के बीच में दो सबसे अहम सबसे मेन डिफरेंस जो है उसको हमें डिस्कस करना है। There were 2 differences between moderates and extremists. इसका पहला डिफरेंस क्या था? Moderates kept faith on the policy of appeal petition. यानी मॉडरेट्स जो थे वो नरमी से पेश आते थे और अंग्रेजों से अपने किसी भी कानून को पूरा करवाने के लिए, किसी भी डिमांड को एक्सेप्ट करवाने के लिए वो अपील या पिटीशन देते थे। वहीं दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो वायलेंट मूवमेंट्स भी करने से कतराते नहीं थे। कहीं कहीं उन्होंने वायलेंट मूवमेंट्स भी किए हैं। दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो ये है उनकी आइडियोलॉजी का। एक्सट्रीमिस्ट जो थी उनका आइडियोलॉजी, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो थे उनकी आइडियोलॉजी को अगर हम देखें तो वो पूर्ण स्वराज चाहते थे, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से पूरी तरह से इंडिया को आजाद करवाना चाहते थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। लेकिन मॉडरेट्स जो थे वो समझते थे कि ब्रिटिश रूल उनके किस्मत में लिख गई है और वो लोग इसीलिए उनसे पिटीशन करते थे और उनके आगे जो है अपील करते थे अपने किसी भी नियम कानून को मनवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सूरत सेशन 1907 ऑफ द कांग्रेस? इसका आंसर है, इन सूरत सेशन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स बिकेम प्रोमिनेंट। तो सूरत सेशन का इम्पोर्टेंस क्या है कि एक्सट्रीमिस्ट और गर्मपंथी और नरमपंथी इन दोनों के बीच का जो झगड़ा था वो बहुत ही ज्यादा उभर कर आया था सूरत सेशन में। इस सेशन में कांग्रेस के अंदर 2 गुट बच चुके थे, एक था मॉडरेट और एक था एक्सट्रीमिस्ट। तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो कि मॉडरेट लीडर थे, इन दोनों के बीच में तटस्थता बढ़ गई थी, यानी दोनों के बीच दूरियां बढ़ रही थी और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो थे वो एक्टिव नेशनल मूवमेंट्स करना चाह रहे थे और कर भी रहे थे, करना शुरू कर दिए थे वो लोग। एक्टिव नेशनल मूवमेंट्स यानी जिसमें कि वो लोग मूवमेंट कर रहे थे अपने बातों को मनवाने के लिए। अब हम देखेंगे 4th क्वेश्चन। 4th का, राइट इन योर ओन वर्ड्स इन 120 to 160 वर्ड्स। इसका पहला क्वेश्चन है, मेक अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ह्यूम्स रोल इन द फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस। डू यू थिंक कांग्रेस कुड हैव बीन फॉर्म्ड विदाउट ह्यूम? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस के बनने के पीछे ह्यूम का एक बहुत ही बड़ा रोल था। तो इस चीज को हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है कि क्या ऐसा था या नहीं था, और क्या आपको ऐसा लगता है कि ह्यूम के बिना भी कांग्रेस बन जाती? अगर हाँ तो क्यों ऐसा लगता है आपको? आपके आंसर के लिए आपको रीजन देना होगा। इसका आंसर है, ह्यूम प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस। ह्यूम का रोल बहुत ही ज्यादा खास है कांग्रेस को बनाने में। तो उसने क्यों ऐसा किया था? उसने पॉलिटिकल जनरसिटी के वजह से ऐसा किया था ताकि इंडियन लोगों को भी कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन मिल सके जहां से कि वो लोग अपने
राइट्स के लिए बोल सके। ह्यूम वांटेड एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट इंडियन इंटरेस्ट, लेकिन अकेले ह्यूम की वजह से कांग्रेस नहीं बन गई थी। इंडिया के कुछ एजुकेटेड इंडियंस भी थे जिन्होंने कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स लिया था, जिसकी वजह से कांग्रेस बनी। 1867 से लेकर 1883 तक बहुत सारे प्रोटेस्ट मूवमेंट्स चलाए गए थे। तो इन मूवमेंट को चलाने का इनका मकसद था कि वो लोग अपने रीजनल ग्रुप इंटरेस्ट को लेकर लड़ रहे थे इन मूवमेंट्स में। तो वो लोग अपने राइट्स के लिए तो अवेयर हो ही चुके थे, बस कांग्रेस ने उन्हें एक नेशनल लेवल पर असेंबल कर दिया था। इसका क्वेश्चन है कि क्या ह्यूम के बगैर भी कांग्रेस बन पाती? तो आंसर होगा यस। Congress could have been formed without Hume because the groundwork had already been prepared. मतलब इसकी नींव में पहले ही रखी जा चुकी थी। Indian people were organizing at regional level for particular group interests. तो ये जो regional level पर movements चल रहे थे, organizations बन रहे थे, उनको कभी ना कभी तो national वे में जुड़ना ही था। तो हाँ, ह्यूम के बिना भी कांग्रेस बन सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन पोजीशन ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म? डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी इन इट्स स्टैंड विद दैट ऑफ बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट? गिव रीजंस। बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट और इकोनॉमिक नेशनलिज्म में क्या कुछ सिमिलैरिटीज आप लोगों को दिखती है? अगर हाँ, तो उसके लिए आपको रीजन देना है। आंसर है, द मेन फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म वाज टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन इंडियन पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल। इकोनॉमिक नेशनलिज्म का मेन फैक्टर था कि उसे इंडियन पॉवर्टी, इंडिया के अंदर जो गरीबी है, और ब्रिटिश रूल, इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढना था। इंडिया से जो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स जैसे कि इंडिगो, कॉटन, ये सब को ब्रिटेन में भेजा जाता था बहुत ही कम कीमत पर। हाँ, तो उन्हीं रॉ मटेरियल्स से वहाँ इंडस्ट्रियल गुड्स बनाए जाते थे ब्रिटेन में। फिर इन सामानों को इंडिया में लाकर बेचा जाता था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अगर हम लोग देखें तो ब्रिटेन में बहुत ही कम कीमत पर वहाँ की मिलों में कपड़े तैयार किए जाते थे। तो क्योंकि वहाँ मिल के कपड़े बनाए जाते थे, वो बहुत ही सस्ते पड़ जाते थे, क्योंकि ज्यादा कपड़े एक बार में मिल में तैयार होकर आ जाते थे। लेकिन इंडिया के जो लोग थे वो हाथ से कपड़े बनाते थे, जिससे कि उन्हें टाइम भी ज्यादा लगता था और वो कपड़े महंगे भी होते थे कंपेयर्ड टू द ब्रिटिश क्लोथ्स। सो इसकी वजह से ब्रिटिश क्लोथ्स और इंडिया के जो क्लोथ्स थे, इंडियन मेड क्लोथ्स, उन दोनों के बीच में कोई कंपटीशन ही नहीं था। वो इंडिया हार जा रही थी क्योंकि ब्रिटिशर्स वही कपड़े कम कीमत में इंडिया में बेच सकते थे, जबकि इंडिया से जो बने हुए कपड़े होते थे वो महंगे पड़ते थे। और इसी तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडियन कॉटन इंडस्ट्री को, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह से खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। ब्रिटेन से जो कपड़े या जो भी सामान मंगवाए जाते थे, उनका इम्पोर्ट टैक्स जो होता था वो बहुत ही कम था, और वही जो सामान एक्सपोर्ट होना था इंडिया से बाहर कंट्रीज में, उनमें ब्रिटिशर्स ने टैक्स ज्यादा लगा दिए थे। तो इंपोर्ट का टैक्स कम कर दिया और एक्सपोर्ट का टैक्स बढ़ा दिया, जिसकी वजह से कि इंडिया की इंडियन इंडस्ट्री पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। और ये सभी कुछ उनका प्री प्लान्ड था। वो लोग चाहते ही थे कि वो इंडियन इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दे। इस तरह से इंडिया ब्रिटिश गुड्स का एक ओपन मार्केट बनकर रह गई। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो अपना कैपिटल यानी पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करते थे और फिर उसको प्रॉफिट में चेंज करके ब्रिटेन लेकर चले जाते थे। इकोनॉमिक नेशनलिज्म वाज श्योरली रिलेटेड टू स्वदेश एंड बॉयकॉट मूवमेंट।
तो यहाँ एक क्वेश्चन था कि क्या स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट और इकोनॉमिक नेशनलिज्म में कोई सिमिलैरिटीज है? तो हाँ, यहाँ श्योरली बोला है, यानी सिमिलैरिटीज हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था स्वदेशी ऑर्गेनाइजेशंस का, वो था कि ये कंट्री की जो भी डिमांड है उसे फुलफिल कर सके। इस तरह का सेटअप बनाए कि वो कंट्री की सारी डिमांड्स को फुलफिल कर सके स्वदेशी मूवमेंट, और स्वदेशी सामान का इस्तेमाल इंडिया में हो सके। लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा डिमांड थी जिसे कि पूरा कर पाना स्वदेशी मूवमेंट में पॉसिबल नहीं था, और यही इन लोगों की कमी निकली कि वो लोग इंडिया की डिमांड को पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि स्वदेशी चीजें बनाना मुश्किल था, क्योंकि सारी चीजें हाथ से बनाई जाती थी तो उसमें टाइम और पैसा ज्यादा लगता था और वो चीजें महंगी आती थी। स्टिल वो एफर्ट जो है करते रह गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन प्रपोजल ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट? एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट का मेन प्रपोजल क्या क्या था? डू यू सपोर्ट द यूज ऑफ रिलीजियस सिंबल्स इन देयर मूवमेंट? क्या आप लोग रिलीजियस सिंबल का यूज करने को सपोर्ट करते हो, जो कि एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स के दौरान हमें देखने को मिले थे? और हाँ, तो हाँ या नहीं जो भी आपका जवाब है उसके लिए आपको यहाँ रीजन बताना है। इसका आंसर है द एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी विद इन कांग्रेस वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द inactiveness of the moderate leaders. Their main proposal was Swaraj or complete independence. The extremist लीडर्स कब आए? जब मॉडरेट लीडर्स की जो भी बातें थी उसे सरकार नहीं मान रही थी, तो उसके रिजल्ट में ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स सामने आते हैं और इनका मेन प्रपोजल था कि इन्हें स्वराज चाहिए था। स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि अंग्रेजों से पूरी तरह से आजादी। एक्सट्रीमिस्ट लीडर ये मान रहे थे अब कि बिना एक्टिव मूवमेंट किए हुए इनकी जो भी मांग है उसे सरकार नहीं सुनने वाली है, और ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा इंडिया की इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन भी कर रहे थे और इंडियन रिसोर्सेज का मिसयूज भी कर रहे थे। इन सभी चीजों को रोकने के लिए भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का मानना था कि उन्हें एक्टिव मूवमेंट करना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ मॉडरेट्स जो थे वो कोई भी मूवमेंट नहीं चाहते थे, वो लोग पिटीशन और अपील करना चाहते थे सरकार से। तिलक जी का मानना था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमें इसके लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर तिलक ने इनकी मॉडरेट लीडर्स की जो अपील और पिटीशन वाली पॉलिसी उसे भीख मांगना कहा था। As the extremists were against the British rule, they started criticizing the concept of nationalism, originated from Western education. Western education में जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट सिखाया गया था उस चीज को एक्सट्रीमिस्ट ने मानने से मना किया था, उस चीज के अगेंस्ट थे एक्सट्रीमिस्ट। और ये लोग अपना इंडिया की ग्लोरी दिखाना चाह रहे थे, और ये इसके लिए इंडिया की जो पास्ट हेरिटेजेस थे उसकी ग्लोरी को दिखाना शुरू करते हैं। और ऐसा करते हुए उन्होंने कहीं कहीं पे हिंदू कल्चर के जो रिलीजियस सिंबल्स है उनका भी यूज किया था। और ऐसा हमें देखने को मिला कि इन मूवमेंट्स के दौरान जो हिंदुइज्म है उसे एक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट के रूप में दिखाया जा रहा था, जैसे कि नेशनलिज्म इज इक्वल टू हिंदुइज्म या हिंदुइज्म इज इक्वल्स टू नेशनलिज्म। लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया तो बहुत सारे रिलीजियन का एक कंट्री है, यहाँ मल्टी रिलीजियस पीपल रहते हैं। तो कोई भी रिलीजियस सिंबल का यूज करने से क्या होता है कि दूसरे रिलीजियन के जो लोग हैं वो खुद को उस मूवमेंट से अलग मानना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर होगा कि आई डोंट सपोर्ट यूजिंग एनी रिलीजियस सिंबल इन एनी मूवमेंट। 4 का डी नंबर क्वेश्चन है,
What was the background of revolutionary movement? रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का बैकग्राउंड क्या था, यानी ये कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे क्या चीजें चल रही थी, इसकी शुरुआत की कहानी क्या थी. Why did it largely fail? और ये बुरी तरह से फेल क्यों हुआ? The revolutionary movement was part of extreme nationalism. रिवोल्यूशनरी मूवमेंट एक्सट्रीम नेशनलिज्म का एक पार्ट था. मतलब नेशनलिज्म यहाँ एक्सट्रीम, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा बढ़ गई थी. द सपोर्टर ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट यूज्ड आर्म्स एंड रिवॉल्वर्स, यानी इसमें वायलेंट आ गई थी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में. दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ गैरिबॉल्डी, विवेकानंद, बंकिम चंद्र एंड अरबिंदो. इन सभी लोगों की आइडिया से ये लोग प्रभावित थे. कौन? रिवोल्यूशनरी मूवमेंट करने वाले लोग. दे ओरिजिनेटेड मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल. तो बंगाल पार्टीशन हो रहा था उस टाइम में, उसके अगेंस्ट में ये रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चलाया गया था. चलते चलते इस मूवमेंट का जो है रुख बदल गया और ये लोग बंगाल पार्टीशन से इनका रुख जो है बदल कर हो गया एंडिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया. बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट में ये मूवमेंट चलाई गई थी, लेकिन आगे चलकर इनका मुद्दा हो गया कि इन्हें ब्रिटिशर्स से आजादी चाहिए. पुलिस की प्रेशर की वजह से बॉयकॉट मूवमेंट धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लग जाती है. पुलिस उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही थी, तो मूवमेंट हैड ग्रोन अगेंस्ट. तो ये मूवमेंट इसके अगेंस्ट में भी था, जो पुलिस का टॉर्चर था. बंगाल के अलग अलग पार्ट्स में रिवोल्यूशनरी समितिस बनाई गई थी, जिनके द्वारा ये रिवोल्यूशंस चलाए जा रहे थे. उन सभी लोगों को श्री अरबिंदो से बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली थी. सिर्फ बंगाल में ही नहीं, बल्कि पंजाब और महाराष्ट्र के भी अलग अलग हिस्सों में इन रिवोल्यूशंस को चलाया जा रहा था. और ये जो एक्टिविटीज थी, इन्होंने बाउंड्रीज जो कंट्री की बाउंड्रीज है उसको पार करके फॉरेन में भी फैलना शुरू कर दिया था ये रिवोल्यूशनरी मूवमेंट. ज्यादातर केसेस में क्या हो रहा था कि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज फेल हो रहे थे. जो उनका गोल था, अपने गोल को पाने में उन लोग फेल थे. और ये फेल होने के पीछे इनका बहुत सारा रीजन भी था. मैनी सीक्रेट प्लान्स वर रिवील्ड. बहुत सारे सीक्रेट प्लान्स जो थे वो बाहर आ गए थे. बहुत सारे लीडर्स अरेस्ट हो गए थे. जैसे कि उनका एजेंडा बहुत ज्यादा सीक्रेट था, तो इससे क्या हुआ था, बहुत ज्यादा लोग इससे जुड़ नहीं पा रहे थे. क्योंकि ये बहुत ज्यादा सीक्रेट था, तो बहुत ज्यादा लोग इससे जुड़ नहीं पा रहे थे और मास मूवमेंट नहीं बन पा रहा था. इसकी वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा था. तो व्हाई डिड इट लार्जली फेल, इसका आंसर ये नीचे में है. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 7 की क्वेश्चन आंसर्स. चैप्टर 7 का क्वेश्चन एंड आंसर्स